नमस्कार, मैं आशीष कुमार पांडे। आज आप लोगों को NCERT 12 का सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसे हम सॉल्यूशन जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में बिलियन कहते हैं। तो आज हमारा सारा फोकस सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से हम लोग एक और टॉपिक आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज थोड़ा सा हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग हिंदी में बिलियन। बिलियन क्या होता है? हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध माने जिसमें मॉलिक्यूल जो है एक ही तरह का होता है, वो शुद्ध होता है। अशुद्ध क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल कई तरह के होते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। उसी को हम एक भाषा में मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। उसी मिक्सचर को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिक्सचर। और कैसा मिक्सचर? होमोजीनस, समांगी मिक्सचर। इसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। तो कुल मिला के हमारी जो परिभाषा बनती है परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग बिलियन कहते हैं। अब यहां कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे एक शब्द आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक। पहला तो एक कुछ चीजें ये बन के आई, हमने बोला कि 2 या 2 से अधिक। फिर आगे बोलना है पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मतलब होमोजीनस। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। यानी क्लियर हो गया कि कम से कम हमें 2 पदार्थ लेना है, और अधिक से अधिक आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 2 लेना है तो हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। समांगी मतलब होता है कि ऐसा मिल जाए कि उसमें आप डिफरेंस ना कर पाओ, उसमें आप ये ना पता कर पाओ कि ये पानी है, ये चीनी है, आपको अलग अलग दिखाई ना दे, उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। और ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं बिलियन। तो इसका सीधा परिभाषा आप यही लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्लियर? अब इस बिलियन को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब आता है, हमने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ। बिलियन बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेना पड़ेगा, ये तो तय हो गया। कई बार किताबों में जब आता है, प्रश्न आता है या बच्चे क्वेश्चन देखते हैं तो आता है, अक्सर वर्ड आता है द्विक बिलियन, बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिक बिलियन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, चतुष्क बिलियन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार अचानक ये द्विक बिलियन कहां से आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ चाहिए। अगर हम 2 चीज लेके बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे द्विक बिलियन। जैसे आप क्या करेंगे, पानी ले लो और पानी में क्या घोल दो? चीनी। तो पानी में आपने चीनी घोला ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 चीजों को मिलाया आपने, तो द्विक बिलियन हो गया। उसी चीनी में आप साथ में नमक भी ले लीजिए। पानी लिया, चीनी लिया और फिर नमक ले लिया आपने, तो कितनी चीजें मिल गई? 3 चीजें। तो इसे बोलेंगे त्रिक बिलियन। तो ये त्रिक बिलियन हो गया। द्विक को अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। त्रिक को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। इस प्रकार हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि 2 है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 है तो टेट्रानरी सॉल्यूशन, 5 है तो पेंटानरी सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग उसको कैरी करते बनाते चले जाते हैं। इसके बाद एक तो आपकी समस्या ये सॉल्व हुई कि द्विक बिलियन क्या होता है।
अब आता है कि जब हम लोग इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि इस सिलेबस में हमें द्विक विलयन ही पढ़ना है। द्विक विलयन मतलब जो विलयन दो से मिलकर बना है, तो एक को मान लो A, दूसरी को मान लेते हैं B। तो ये क्लियर हो गया कि ये द्विक विलयन है। द्विक विलयन का मतलब कि ये दो पदार्थों से मिलकर बना है। तो ये हो गया आपका द्विक विलयन। अब विलयन बनाने के लिए हमने कितने पदार्थ लिया? हमने विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ लिया। अब यहां पे बात आती है कि इन दो पदार्थों को हम क्या बोलेंगे। तो पहले ये समझिए कि विलयन बनाने के लिए हमने कौन कौन लिया? A और B लिया। A है और B है, इन दोनों से क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। इसका मतलब ये भी विलयन का हिस्सा है, विलयन का हिस्सा है, या विलयन का हम कहते हैं अवयव है। अवयव को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। ठीक। बी क्या है? ये भी विलयन का हिस्सा है, विलयन का हिस्सा है। ठीक है, तो हिस्सा को हम क्या बोलेंगे? अवयव। ये भी क्या होगा? कंपोनेंट ही है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों विलयन का हिस्सा है, विलयन का अवयव है। अब आती है बात कि जिस अवयव को हम कम मात्रा में लेंगे, जो कम मात्रा में होता है, वो हमारे लिए विलेय हो जाता है, सॉल्यूट। और जिसको हम अधिक मात्रा में लेते हैं, इसको ऊपर लिख दें, नीचे चला जाएगा, जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं, वो हमारे लिए विलेय सॉल्यूट हो जाता है। और जिसको हम अधिक मात्रा में लेते हैं, वो हमारे लिए विलायक होता है, सॉल्वेंट। तो द्विक विलयन का मतलब दो लिया हमने, और दोनों में से जिसको हमने कम लिया वो आपका विलेय हो जाएगा, जिसको हमने ज्यादा लिया वो हमारे लिए विलायक हो जाता है। ठीक। तो ये आप साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ आप लिख सकते हैं। साथ साथ अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो अभी आप हमको कॉल भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर आपको एक नया वीडियो बना के दिया जाएगा, आपको भेजा जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया सके। ठीक है, तो अभी आप समझिए विलेय क्या है, विलायक क्या है। हमारा जो फोकस है वो पूरा फोकस ये है कि हम 12 के बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को केमिस्ट्री आसानी से कैसे समझा सकें, ये हमारी प्रयास है। और आप इसको ध्यान दीजिएगा, टॉपिक ना समझ में आए तो फिर से बोला करिए। कोशिश ये, इसमें अभी जो चल रहा है वो सब 9th के 10th की चीजें की बात हुई कि विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। अब यहां पे टॉपिक ये आता है कि जब विलयन हम बनाते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि दो चीजें लेंगे, एक को हम विलेय बोलेंगे और एक को हम विलायक बोलेंगे। ठीक, ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब भाई सॉल्यूट लेंगे तो सॉल्यूट का कोई स्टेट होगा। भाई अब चीनी ले रहे हो तो चीनी किस स्टेट में है? सॉलिड। तो कोई ना कोई स्टेट तो इसका होगा। ऐसे सॉल्वेंट लोगे तो कोई ना कोई स्टेट इसका होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है, अक्सर क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि फिर विलयन का स्टेट क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि विलयन का स्टेट क्या होगा। तो मैंने कई बार लोगों से बोला, कई बार बताता भी हूं क्लासेस में कि विलयन का स्टेट विलायक के स्टेट पे डिपेंड करता है। जो विलायक का स्टेट होगा वही किसका स्टेट होगा? विलयन का स्टेट होगा। से मान लीजिए आपने विलेय क्या लिया? चीनी। और विलायक क्या लिया आपने? पानी। चीनी किस स्टेट में है? ठोस, सॉलिड। ठीक। पानी किस स्टेट में है? द्रव है, इसको हम बोलेंगे लिक्विड। ठीक है, अब ये ठोस है और ये द्रव है। अब इसे बताइए आप, विलायक किस स्टेट में है? द्रव है। तो विलायक का जो स्टेट होता है वह स्टेट विलयन का होता है। विलयन किस स्टेट में होगा? द्रव में होगा। तो कई बार पूछा जाता है कि ये एक द्रव विलयन है, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है।
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या बोले। तो याद रखिए लिक्विड सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, मैटर यहां ये नहीं करता है। सॉरी, आवाज आ रही है? देखिए इसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट अभी हुआ कि बिलियन दो चीजों से बना है, बिलेय बिलायक। ये क्लियर हो गया आपको? किसी को डाउट होगा तो बताना, आप कॉल कर सकते हो। बिलेय और बिलायक, ये दो चीज हमारे पास आ गई हैं। अब इसी के बिलेय भी किसी स्टेट में है, बिलाय भी किसी स्टेट में है। इसी के आधार पर हमारे एनसीईआरटी में 12 के सिलेबस में, ठीक है, बिलियन को 12 तरह से दिया गया है। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, ध्यान नहीं जा रहा है। देखो अब 12 में हो तो मैं 12 का बात कर दिया। स्टेट देखना है हमें बिलेय का और बिलायक का। ये बिलेय जो है किसी स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये भी किसी में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो एक प्रायोरिटी बनती है, जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो 9 तरह की बनेगी, ठीक है। यानी बिलेय और बिलायक स्टेट के आधार पर हम बिलियन को 9 तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये 9 क्लासिफिकेशन क्या है वो हमें देखना है। आपके पास सॉल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है, और मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। चलिए, सॉल्वेंट आपने ले लिया सॉलिड। क्या ले लिया? सॉलिड। सॉल्वेंट का सॉलिड हो सकता है ना? सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, समझिए। अब सॉलिड में क्या आपने बोला? सॉलिड, ठीक है। तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या बनेगा बताइए आप लोग? सॉलिड ही तो बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट लेना है। सॉलिड का सॉलिड में एग्जांपल क्या होगा? कलर्ड स्टोन, जितने रंगीन पत्थर होते हैं, रंगीन पत्थर, ठीक है। फिर आ जाइए लिक्विड का सॉलिड में, तो भी स्टेट क्या होगा? सॉलिड। अब लिक्विड का सॉलिड में, यानी सॉलिड में लिक्विड घुला हुआ है। आपको मालूम है एग्जांपल में चीज हम लोग खाते हैं, कौन सी चीज? पनीर। क्या खाते हैं? पनीर, ठीक है। वहां पे क्या था? पनीर लाओ मार्केट से, तो आपको पनीर किस स्टेट में दिखाई देगा? आप कटवाते हो ना पनीर को, कटवाते एक शेप बन जाता है पनीर का, और जिसका शेप फिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। नहीं, ये आपको पता है कि पनीर जो है सॉलिड है, लेकिन पनीर को थोड़ा प्रेस करो तो उसमें से क्या निकलता है? पानी निकलता है। इसका मतलब उस सॉलिड में क्या घुला हुआ है? पानी घुला हुआ है, जो कि आप अलग अलग देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो वो आपका चीज हो गया। फिर गैस को सॉलिड में घोले हो तो अभी स्टेट क्या बनेगा सॉल्यूशन का? सॉलिड। इसमें आता है एडजॉर्ब्ड गैसेस, एडजॉर्ब्ड गैसेस, ठीक है। बहुत सारी गैस होती है जिनको सॉलिड में हम रख के एब्जॉर्ब कर देते हैं, या एब्जॉर्ब भी हो जाती है। अगर स्पंज है या कुछ है तो उसमें गैस क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। आप स्पंज ले सकते हो कि गैस को किसमें डाला आपने? सॉलिड में, तो ये स्पंज एग्जाम्पल हो सकता है। गैस को आपने किस में डाला है? सॉलिड में। तो इस तरह से सॉल्वेंट अगर हमने सॉलिड लिया तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन 3 कैटेगरी आ सकती है सॉल्यूट की। फिर आइए, सॉल्वेंट हमने लिया लिक्विड, क्या लिया हमने? लिक्विड। तो लिक्विड हमने क्या घोला? लिक्विड हमने घोला सॉलिड, लिक्विड हमने घोला लिक्विड, लिक्विड हमने घोला गैस। अब यहां देखिए, आप खुद बताइए, अगर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया है तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा बताइए? क्या होगा स्टेट? लिक्विड होगा ना? बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा, देखो हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लिक्विड में अगर आप सॉलिड घोलते हैं, लिक्विड में सॉलिड घोलते हैं, यानी लिक्विड माने पानी, पानी में आप चीनी घोल दो तो आप सीधे लिख सकते हो चीनी पानी का जो एग्जांपल है वो इसी तरह का एग्जांपल हो जाएगा। राइटिंग पे ज्यादा मत ध्यान देना, ठीक है। फिर लिक्विड को लिक्विड में घोल दो, ठीक है। पानी में अल्कोहल, ये भी एग्जांपल ले सकते हो। अल्कोहल किसमें? वाटर में।
गैस को लिक्विड में घोल दो, यानी लिक्विड में क्या घोल दिया आपने, गैस घोल दिया। तो लिक्विड में जब गैस घोलोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, लिक्विड में गैस, आपने वो बबल्स बनाया होगा ना, पानी में साबुन घोल करके बबल्स बनाते हैं, नहीं क्या होता है, लिक्विड में आपने क्या घोला बताइए, लिक्विड में आपने घोला, क्या मारा लिक्विड में, आपने गैस मारा, तो क्या हुआ, आप लिख सकते हो झाग बोल सकते हैं इसको, क्या बोलोगे, झाग, फ्रॉथ बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नीचे नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो कितने हो गए, 6 तरह से आपको मिले, लेकिन सॉल्यूशन का स्टेट कितना मिला, 2 मिला। अब आगे हम बढ़ते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब आए गैस, तो ये भी आप 3 बार कर दीजिए। गैस में किसको घोला आपने, सॉलिड। जब धुआं निकलता है, धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो आप लिख सकते हो धुआं, ठीक। फिर लिक्विड का गैस में, हवा में लिक्विड आ जाता है, आपने सुना होगा, कोहरा, बादल, ये सब इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है गैस का गैस में, तो आपका जो एयर है, हवा है, ये गैस का गैस में है। एक चीज छूटा, सॉल्वेंट किस में है, गैस में है, तो सॉल्वेंट जब गैस में है तो सॉल्यूशन किस में होगा, सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा भाई, गैस हो जाएगा। यानी अगर आपका सॉल्यूशन स्टेट पूछा जाए तो सॉल्यूशन का स्टेट 3 ही हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, क्योंकि सॉल्वेंट का स्टेट 3 ही होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। तो ये कुल मिला के 9 तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना है और आगे फिर देखना है। यहां पे अब आती बात कि हम 12वें सिलेबस में क्या रखे हैं, यानी एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का दायरा क्या है, एनसीईआरटी आपके लिए कितना दायरा सीमित कर दी है, ये देखना है। तो मैंने पहले बताया था कि हम लोग द्विक विलयन पढ़ रहे हैं। द्विक विलयन में एक को हमने क्या बोल दिया बताओ, विलेय, एक को क्या बोल दिया हमने बताओ, विलायक, दोनों मिला लिया तो क्या हो गया, विलयन। अब मैंने क्या बोला कि ये विलेय सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ हो सकता है, ये विलायक कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इस आधार पर हमने देखा तो 9 तरह के विलयन हुए। लेकिन एनसीईआरटी साफ साफ लिखी है कि विलयन जो है हम जो 12 में पढ़ रहे हैं वो द्रव विलयन है। लिक्विड सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी का जो दायरा है, एनसीईआरटी कहती है कि हमें जो पढ़ना है 12 में, हमें वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। और मैंने पहले बोला था बेटा, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, ठीक। रही बात सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट को फ्री छोड़ दिया, फ्री हैंड दे दिया इसको, ये कंफर्म है लिक्विड होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। पहले तो इतना क्लियर कर लो कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब बात आती है, मैं आपको यहीं पे कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें। ये मैं आपको बताऊं कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं, ठीक, तो लिक्विड विलयन बनेगा। उस समय हम जो नियम चलाएंगे वो होगा राउल्ट लॉ। क्या चलाएंगे, राउल्ट का नियम। अगर सॉलिड को आपने लिक्विड में घोला तो कौन सा नियम चलेगा, राउल्ट का नियम चलेगा। अगर आपने लिक्विड को लिक्विड में घोला तो सेम राउल्ट का नियम चलेगा। लेकिन अगर आपने गैस को लिक्विड में घोला तो यहां पे हेनरी का नियम चलता है। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम हेनरी का नियम कब लगाएंगे और राउल्ट का नियम कब लगाएंगे। आपसे बोला गया यूरिया को पानी में घोला, तो यूरिया को पानी में घोला
चीनी को पानी में घोला, नमक को पानी में घोला, ये राउल्ट के नियम के लिए अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अल्कोहल को पानी में घोला, लिक्विड है दोनों, तो ये भी राउल्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। कोई बोलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला, आप खुद बताओ, तो उस समय कौन सा नियम चलेगा? उस समय नियम होगा हेनरी का नियम चलेगा। तो हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी में पहले हेनरी दे दिया है, फिर राउल्ट के नियम के बारे में आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो उससे हमें मैटर नहीं करता, हमें पढ़ना है चाहे इसको पहले पढ़ो इसको पहले पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। तो अब ये क्लियर हो गया कि हमें द्विक विलयन पढ़ना है, मतलब जो दो से बना हो उस द्विक विलयन में विलयन कौन सा पढ़ना है? हमें द्रव विलयन पढ़ना है। द्रव विलयन का मतलब विलायक जो होगा वो द्रव होगा, विलेय कुछ भी हो सकता है, और विलेय जो कुछ भी होगा इसका मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे तो राउल्ट का नियम, लिक्विड को लिक्विड में घोलेंगे तो राउल्ट का नियम, और अगर गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो फिर हेनरी का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं, हिंट दे दे रहा हूं कि जिससे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको पता चल गया विलयन क्या है, विलयन का स्टेट क्या है, और विलयन के लिए कौन सा नियम आप लगाएंगे। अगर सॉलिड रहेगा विलयन में विलेय तो राउल्ट का नियम लगाएंगे, अगर लिक्विड रहेगा तो राउल्ट का नियम लगाएंगे, अगर गैस घोलेंगे तो फिर हेनरी का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब फिर आगे टॉपिक आता है कि विलयन के गुण, विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के गुण क्या क्या है? आपने विलयन समझा, विलयन के कंपोनेंट समझा, विलयन कैसा एनसीईआरटी में लेना है, कैसा एनसीईआरटी कहती है वो लेना है, वो आपने समझा। विलयन हम जब बनाएंगे तो कौन से नियम का पालन करेंगे ये आपने समझा। अब आएगा विलयन के गुण क्या क्या है। तो एनसीईआरटी में विलयन के 3 गुण बताए गए हैं। एक है, इसको बोलते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, इसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है, बोलते हैं मात्रा आश्रित गुण, इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और तीसरा जो हमारा आता है वो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी आज का 10 मिनट का जो टॉपिक होगा, मैं आपको यह समझाऊंगा कि ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या हैं, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस करिएगा कि विलयन के जो गुण हैं वो 3 हैं, मात्रा स्वतंत्र, मात्रा आश्रित और अनुसंख्य गुणधर्म। ये तीनों आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि तीनों क्या क्या है। पहला जो है मात्रा स्वतंत्र गुण की बात करते हैं, तो ये विलयन के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ये किसी पदार्थ के लिए भी अप्लाई हो सकता है। केवल विलयन की बात नहीं हो रही, वैसे तो वास्तव में हमने विलयन के लिए उठाया, लेकिन अभी ये जो पहला गुण है वो ये स्वतंत्र पदार्थ यानी शुद्ध पदार्थ के लिए भी अप्लाई हो सकता है, और विलयन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, गुण जो है बदलेगा नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ बेटा, जल जो है किस टेम्परेचर पर उबलता है, वाष्प में बदलता है, तो सब लोग बोलेंगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पे कंफ्यूजन। जल वाष्प में किस ताप पे बदलता है, ये तो मैटर अलग हो जाएगा,
क्योंकि आप लोग कपड़ा साफ करते होगे, भीगता है कपड़ा, उसको हवा में डाल देते हो, ठीक है। आपके आसपास का टेम्परेचर कितना होगा, 25-30, तो भी वो वाष्प में बदल जाता है पानी और सूख जाता है कपड़ा आपका। तो वहाँ तो 25-30 पे सूख गया ना, तो उसे हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। और जब हम 100 डिग्री पे पानी को गर्म करते हैं तब वो गर्म होता है, वाष्प में बदलता है, उसे कहते हैं क्वथन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वथन की, कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बता बेटा, 1 गिलास जल का क्वथनांक कितना है, तब क्या बोलोगे? 100। 1 बाल्टी जल का क्वथनांक कितना है? 100। 100 लीटर जल ले लें, उसका क्वथनांक कितना होगा? आप बोलोगे 100। इसका मतलब कि मात्रा कुछ भी हो रही है, क्वथनांक क्या है? 100 है। अगर आपसे बोला 1 गिलास जल को बर्फ में बनाओ, कितने बनाओगे? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 बाल्टी के लिए क्या होगा हिमांक? 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा पानी ले लो, 100 लीटर पानी ले लो, कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अमाउंट कुछ भी हो रहा है, आपका गुण जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं मात्रा स्वतंत्र। जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ये सब मात्रा स्वतंत्र होते हैं। आपको नोट्स चाहिएगा तो फिर आप कॉल करिएगा या आप कांटेक्ट बनाए रखिएगा। आपको नोट्स लिख के दे दिया जाएगा, वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी उचित होगा आपको बताया जाएगा उसके बारे में। तो ये चीजें हैं, ताप, दाब और सांद्रता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। उसको आपको कहिएगा तो नोट्स में सारी चीजें आएंगी। जो एनसीईआरटी का लेवल है, जो कंपटीशन का लेवल है, हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एनसीईआरटी। बहुत सारे लोग लंबा लंबा बोलते हैं कि सर यहां से है, वहां से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो शायद कभी आपने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी ब्रह्म वाक्य लिखती है। हमारे स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी पुराण है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी में बहुत कुछ, लेकिन ये भी है कि आपके बस की बात नहीं है एनसीईआरटी को पढ़ना। एनसीईआरटी ऐसे लाइन लिखती है कि उस एक लाइन में, मैंने कहा ना कि ब्रह्म वाक्य है, एक लाइन में कितने चीजें से समाहित होती हैं, ये आपको अच्छा ट्यूटर, अच्छा एक्सपर्ट ही आपको समझा सकता है। इसलिए आप स्वयं जो एनसीईआरटी को समझ नहीं सकते हैं, आसान नहीं होती है एनसीईआरटी। तो समझिए इसको, मात्रा स्वतंत्र हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं मात्रा आश्रित गुण। कौन सी गुण? मात्रा आश्रित गुण, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नाम लिखा है, नाम से है, देखो। शब्दों को पकड़िए, शब्दों के जाल को तोड़िए, शब्दों को पकड़िए। मात्रा से मतलब जो मात्रा पे आश्रित हो। जैसे आप खुद बताइए, 1 गिलास पानी ले लो, उसका वजन, भार, द्रव्यमान कम होगा। 1 बाल्टी पानी ले लो, ज्यादा होगा। यानी आपने मात्रा बढ़ाया तो भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका मतलब भार जो है, जो वेट है, आप भार बोलिए, आप द्रव्यमान बोलिए, लेकिन दोनों 9th में ही पढ़ाए जाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका अलग से कहीं आप पूछिएगा तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जनरल सेंस में हम लोग दोनों एक ही ले लेते हैं। तो भार, द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ रहा है, आयतन। थोड़ा लोगे तो कम जगह घेरेगा तो कम आयतन, ज्यादा लोगे ज्यादा जगह घेरेगा तो क्या होगा? ज्यादा आयतन। ये आयतन किसी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा E=mc²। जब आपका मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो। यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा की मात्रा जो है वो बढ़ती है। 1 लीटर पेट्रोल में आप 40 किलोमीटर जाओगे तो 2 लीटर पेट्रोल में क्या होगा? 80 तो जाना तय है। इसका मतलब अमाउंट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है। तो जिस प्रकार की एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी का सारा रूप जो होता है वो किस में आएगा? एक्सटेंसिव में आएगा। ये भी क्लियर कर दिया मैंने। एक तीसरा जो आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, इसको एक इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए अभी वीडियोस का प्रारंभ है। इस बार हमने पुनः, पिछले बार लॉकडाउन हुआ तो हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, लेकिन इस बार लॉकडाउन लग रहा और बहुत सारे बच्चे वापस जाते हैं कि उनको पढ़ने मिल रहा है। यहाँ पे आसपास की लोकेलिटी ऐसी कि जहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं, चाहे वो बिलोहा में हो चाहे बासी में हो। तो हमारा एक प्रयास है कि आप तक पहुँच बनाई जाए। और ये याद रखिए कि 11-12 अगर बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ बन गई है, तो फिर कोई कंपटीशन निकालना आपके लिए लंबी दूरी का खेल नहीं है। हाँ, कंपटीशन में थोड़ा सा आपको माहौल बनाना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा अपने आप को, फिर रास्ता आपका होगा, सक्सेस आपके लिए होगा और दुनिया भी आपके लिए होगी। बस एक बार रम जाइए इस एनसीईआरटी में और फिर एनसीईआरटी आपको वो रास्ता दिखा देगी जहां आपको जाना है। अगला टॉपिक है अनुसंख्य गुणधर्म। एक नाम से दिख रहा है कि अनुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म मतलब गुण। अनुसंख्य यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान देना। यानी ये गुण ऐसा है जो अणुओं मॉलिक्यूल की संख्या पे, पार्टिकल की संख्या पे निर्भर करता है। बस ये होना चाहिए कि विलेन में दो चीजें होती हैं, विलेय होता है, विलायक होता है। तो किसके अणुओं पे? विलेय के अणुओं पे। ध्यान देना, किस पे? विलेय। तो आप सीधे बोल सकते हो वे गुण जो विलेय के, सॉल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म, उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको और थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो एक बर्तन में पानी है, जल है। आपसे बोला कि बेटा इसका क्वथनांक कितना है, तो आप पर से बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है। अब आप ये बताइए क्वथनांक क्या है? क्वथनांक जो है मात्रा स्वतंत्र गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? आप समझिए, आपके घर पे चाय बनता होगा, आपके घर पे जब मिठाइयां बनती तो सीरा बनता होगा, ठीक है, जलेबी छनती होगी, कैसे बनता होगा। आप एक काम करिए, थर्मामीटर लीजिए और ये प्रैक्टिकल खुद घर पे कीजिए। क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो हम बाद की बात करेंगे। ये तो हमें पढ़ना आगे, अनुसंख्य गुणधर्म ही तो हमें पढ़ना है। 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, आपके सिलेबस में दिया है। वासदाब ऑनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक ऑनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 आपको पढ़ना है। बोर्ड में हमेशा आता है इनमें से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 4 है बेटा, 4 ही रट लो। बाकी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप समझ जाओगे। पहले समझो कि ये पानी है, जल है। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब जो है आपने जल को उबाला, कितने में उबलेगा? 100 पे। ठीक, फिर आप काम करिए, उसको रख दीजिए। थोड़ा सा इसमें आप चीनी डालो। आपने कई बार बनाया भी होगा कि पानी उबल रहा है, जैसे एक चम्मच चीनी डालते हैं बॉइलिंग रुक जाती है। बॉइलिंग रुकने का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग रुकने का मतलब कि अभी सॉल्यूशन टेम्परेचर कहां है? 100 पहुंच चुका है। अभी सॉल्यूशन 100 पे बॉयल नहीं होगा। फिर आप देखोगे कुछ देर बाद बॉयल होता है, कुछ देर बाद बॉयल होगा, क्योंकि चीनी डालने से क्या हुआ? अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी, चीनी आपने थोड़ा सा डाला तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाती। ठीक, आपने सीरा बनाया होगा, ज्यादा चीनी डाल देते हैं, अब देखो तो और टाइम लेता है, और चीनी डालोगे तो और टाइम लगेगा। यानी जितना ज्यादा आप चीनी डालते जाओगे वो बॉयल करने में और टाइम लगेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अब ये सब आगे पूरा खेल चलने वाला है, अभी समझिए। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब 2 चीजें हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसके कारण हो रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
विलेय के अणुओं के कारण हो रहा है। थोड़ा सा मिलाओगे थोड़ा इंक्रीज होगा, ज्यादा मिलाओगे ज्यादा इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन जो होता है ये आपका असंख्य गुणधर्म है। आज के लिए आप लोगों को इतना ही पढ़ाएंगे, और आपको अच्छा लगे तो जो भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो लाइक होता है, शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है, आप उसको करेंगे। इससे YouTube का एक प्रक्रिया है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो अभी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जैसा हमारे स्टूडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि इससे थोड़ा सा वो लेवल ऊपर आता है, लोग देखते हैं, और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, कि हम इसको और अच्छे वीडियो, अभी तो ये दूसरा मेरा वीडियो है, ठीक है, और बेहतर बनाने की कोशिश होगी। थैंक